नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। ये आरआरबी एलपी टेक्नीशियन जो 2018 के CBT 1 का क्वेश्चन है, जो 21 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, जिसको में हम आपको साइंस करवाएंगे, जो 20 को पूछा गया साइंस है। चलते हैं, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, इसको में देखिएगा, बोल रहा है कि पौधा का नर प्रजनन अंग है। तो पौधा का एक नर प्रजनन होता है, एक मादा होता है, जो आपको ये पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। देखिएगा, ये आपको ये आपको ये आपको मादा जनन अंग होगा, जिसको ये स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा ऊपरे वाला का होगा, जिसको हिंदी में बत्रिकार्क बोलते हैं। बत्रिकार्क बोलते हैं। और ये बीच वाला जो होता है, इसको स्टाइल बोलते हैं। स्टाइल जिसको बत्रिका बोलते हैं। बत्रिका याद ऐसे रखिए, बड़ा है से ऊपरी होगा बत्रिका, और नीचे हुआ हिंदी में से बत्रिका होगा। और इंग्लिश में स्टिग्मा, मां लगल है तो स्त्रीलिंग हो गया, और वह स्त्रीलिंग है तो स्टाइल हो जाएगा। ना स्टाइल मारती है लड़की तो स्टाइल हो जाएगा। और इसको हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी ये मादा जनन हो जाएगा, जिसको अंडाशय बोला जाता है। और पुरुष वाला ये है, जिसको पुकेसर बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में स्टेमेन कहते हैं। यानी मेन माने आदमी ने पुरुष हो गया तो मेन लगा हुआ है, यानी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुकेसर स्टेमेन हो जाएगा। और स्टाइल और बत्रिका स्टिग्मा ये सब होगा स्त्री केसर का हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओवरी है, ओवरी जिसको अंडाशय बोलते हैं, ये भी हो गया स्त्री केसर का। चलिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा हो रहा है कि एक बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीव मतलब जिसको में बहुत कोशिका होती है। बहुत कोशिका, जिससे हम लोग स्तनधारी हैं। स्तनधारी ये सब बहुत कोशिकाओं का बना होते हैं। और एक होती है एक करियोटिक, एक कोशिकीय, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, प्रामीसियम हो गया, प्लाज्मोडियम, जो एक कोशिकीय होती है। और एक कोशिकीय में भी साइनोबैक्टीरिया ये प्रयोग करियोटिक एक कोशिकीय होता है। प्रोकैरियोटिक एक कोशिका होता है। लेकिन ये बहुकोशिकीय कौन होता है? एगेरिक्स एक बहुकोशिकीय जीव है, ये याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। छठा के बाद 8 नंबर बोल रहा है कि किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है। तो किस प्रजनन में अधिक विविधता होती है? लैंगिक प्रजनन जो जिसको विविधता मतलब जिससे माता है और पिता है, उसका अलग गुण होगा। जिससे हम लोग मानव हैं, तब मानव में देखते हैं कि माता पिता से अलग गुण मिलता है, चेहरा अलग होता है, विविधता पाया जाता है। ये लैंगिक प्रजनन में होती है। लेकिन आप अलैंगिक की बात करेंगे तो अमीबा देखिए, अमीबा बात करिए, अमीबा के बेटा लगेगा कि ऐसे ऐसे या ऐसी गोल रहेगा। उसका दादा भी रहेगा सो इसने रहेगा, उसका परदादा भी वैसने रहा, मतलब कोई चेंज नहीं, जैसा वो था वैसा ही बना रहेगा। लेकिन माता पिता हम लोग जो लैंगिक प्रजनन होती है, उसका तरह तरह का बदलाव, कोई गोरा हो गया, कोई काला हो गया, ये विविधता पाई जाती है लैंगिक प्रजनन में। लेकिन अलैंगिक में नहीं होती है। बहुविखंडन द्वारा ये प्लाज्मोडियम के देखिए, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया होती है, वो प्लाज्मोडियम जो बहुविखंडन करती है, इसका देखिए सबका कार्य क्या होगा? यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लैंगिक प्रजनन होगा, जिसको में अधिक विविधता पाई जाती है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्थेनोकॉर्पी को किसके रूप में परिभाषित किया जाता है? तो पार्थेनोकॉर्पी एक निषेचन के बिना फलों का विकास, एक पार्थेनोकॉर्पी होती है। मतलब ऐसा फल जिसको में नो फर्टिलाइजेशन निषेचन हो और एक लिंगी हो जाएगा, जो पार्थेनोकॉर्पी होता है। जैसे आप किसको देख लेते हैं, आपको हम बता दें कि पपीता एक उभयलिंगी होती है
और ये अपना बिना निषेचन के अपना ही बना लेती है। ये पार्थेनोकॉर्पी की परिभाषा देता है, निषेचन के बिना फलों का विकास। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। उसके बाद 11 नंबर देखिएगा। बोला 10 किलो वजन वाला एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है यात्री को किया गया कार्य। तो जानते हैं आप W बराबर एफ होता है, एफ और 10 kg और W बराबर mg भी होता है। ये तो आपको बता दें कि F बराबर ma भी होता है। तो m कितना है 10 kg, लेकिन ये वस्तु जो आदमी है वो तो उठाया, लेकिन बल लगा के तो उठाया है, लेकिन कुछ चला है नहीं, खड़ा है। और खड़ा है तो विस्थापन 0, और कोई भी अंक से 0 से उसको गुना किया जाए तो विनाश कर देगा, यानी 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चलता तो उसको बराबर लगाते mgh लगा देते हैं, या उठा के ले जाता तो mgh लगाते हैं। अगर बल लगा कर दूर ले जाता तो W बार एफ लगा देते हैं। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 21 न्यूटन के बल को, यानी एफ बराबर कितना 21 न्यूटन बल लगाता है, जो एक बल को 3 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु पर लगाता है, जिसकी एम कितना है 3 kg के कोई वस्तु है, तो उत्पन्न त्वरण का होगा। त्वरण को ए से सूचित किया जाता है, क्या होगा। तो हम जानते हैं कि W बराबर mg होता है, ये भी आप जानते हैं W बराबर mg होता है। और आपको इसको में त्वरण पूछ रहा है तो एक ठो आप जानते होंगे F बराबर ma, यानी फादर बराबर माँ याद रखिए, फादर बराबर माँ याद रखिए। अब इसको से F का है बल है, तो बल कितना दिल है 21 न्यूटन, 21 न्यूटन। m कितना है यानी द्रव्यमान कितना है 3 kg, और a निकालना है। a को निकालिए, यानी 3 सते 21, यानी 7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब जानते हैं कि त्वरण के मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर से लिखते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद देखिएगा 21 नंबर। 12 के बाद 21 नंबर देखिएगा। 21 नंबर क्या कहता है, 21 कह रहा है कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध, कोई चालक है, ये चालक है, उसका प्रतिरोध आधा कर दिया जाए, मतलब R आधा कर दिया जाए, तो उसमें प्रभाव क्या होगा। तो आप जानते हैं कि H बराबर यानी हीट बराबर I स्क्वायर RT होता है। अगर I को आधा कर दें, R को आधा कर दें 1/2, तो हीट क्या होगी 1/2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। H बराबर I स्क्वायर RT लगा दीजिए, इसको आधा करेंगे तो I स्क्वायर, इसको 1/2 कॉमन ले लेंगे और RT हो जाएगा, तो इसको क्या हो गया H हो गया। H बराबर 1/2 H1 हो जाएगा, मैंने आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 के बाद देखिएगा। 22 के बाद 23 के बाद देखिएगा 25 नंबर। 25 नंबर का कह रहा है कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन वैसा इलेक्ट्रॉन जो किसी भी तत्व के बाहरी कक्षा में होता है, उसको हम संयोजी ऊतक कहते हैं। कक्ष पूरा होने के बाद जो रहता है उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फास्फोरस के परमाणु संख्या 15 होती है, और पहला कक्षा में 2 हो जाएगा, दूसरा में 8 हो जाएगा, और तीसरा का जो बाहरी कक्षा होगा वो पूरा नहीं करेगा, यानी 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर यही संयोजकता पूछता तो 8 में से 5 घटाते, ये 3 संयोजकता हो जाता। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में रहता है उस संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो संयोजकता पूछेगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कुल
8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा दीजिएगा तो संयोजकता आ जाएगा। और ये फास्फोरस एक चतुष्परमाणिक होती है। चतुष्परमाणिक में 4 संयोजकता नहीं, मतलब जिसे इसको हम लोग P4 की तरफ लिखते हैं, यानी चतुष्परमाणिक इसको कहा जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 के बाद देखिएगा 30 नंबर। 30 नंबर देखिएगा, 30 कह रहा है कि यदि, यही क्वेश्चन है जो अभी आपको बताएं, यदि किसी एक सेल में संयोजी किया जाए तो सकने वाला इलेक्ट्रॉन की अधिकतम किस सूत्र पर निर्भर करती है। तो एक नील्स बोर ने एक सूत्र दिया था जिसका बोला जाता है 2n²। n है जो कक्षा की संख्या होती है, कक्षा की संख्या होती है, यानी 2n² हो जाएगी। जैसे पहले का कक्षा में देखना है तो n के 1 के होल स्क्वायर 2 गो, यानी 2 गो हो जाएगा। दूसरा में देखना है तो 2 के स्क्वायर होल स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तीसरा कक्षा में देखिएगा इसी तरह आप देखिए 2n² से देखते हैं, ये नील्स बोर ने दिया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 के बाद देखिएगा 32 नंबर। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। शक्ति की इकाई को हम लोग वाट से सूचित करते हैं, यानी W से सूचित करते हैं। और न्यूटन ये बल का होता है, ये बल का होता है। पास्कल ये दाब का मात्रक होती है। और आपको बता दें, अगर शक्ति के व्यवहारिक मात्रक कहेगा, व्यवहारिक मात्रक जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, व्यवहारिक मात्रक कहे या उद्योगों में कहे तो हम लोग HP में मापते हैं। जैसे हम लोग कोई आप लोग मोटर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, इतना HP के है, इतना HP के डीजल है। ये सब व्यवहारिक मात्रक उद्योगों में काम करने वाली को HP में मापते हैं। और 1 HP बराबर 746 वाट होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। और जूल किसका है, कार्य के कहिए या उष्मा के कहिएगा। कार्य के कहिए, और इसको देखिए ना हिंदी में जौल लिख दिया, जूल होना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको बाद देखिएगा 34 के बाद देखिएगा 43 नंबर। 43 नंबर क्या कहता है, 43 नंबर क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय होती है। इनमें से आपको सोरेनसन ने एक pH माना स्केल का आविष्कार किया था, जिसको में 0 से लेके 14 तक अंक दर्शाया गया था। अगर 7 है तो उदासीन होगा, अगर 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा, अगर 7 से ऊपर है तो क्षारीय होगा। अगर इधर में जाते हैं ये 14 की तरफ तो क्षारीय बढ़ता है, और ये 7 से इधर 0 में आता है तो अम्लीयता बढ़ता है। तो पूछ रहा सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा, तो 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0, 1 नहीं, क्योंकि 0 से ही शुरू होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से नहीं 1 0 से शुरू होता है। देखिएगा इसका लड़का 1 मार दिया है, गलत हो गया है, और यहाँ 0 से ही शुरू होता है। चलिएगा ध्यान रखिएगा। 43 के बाद देखिएगा 47 नंबर। 47 बोल रहा है कि समजातीय श्रृंखला में अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है। समजातीय श्रेणी के बीच मतलब जैसे एल्केन ग्रुप के हम ले लें, कोई ग्रुप के ले लीजिए आप, एल्केन ग्रुप के ले लेते हैं। एल्केन ग्रुप के CnH2n+2 होती है। अगर हम यहाँ 1 ले लें n बराबर तो n बराबर तो 1 हो जाएगा, इसको 1 से गुना करेंगे और इसको तो कितना होगा CH4 हो जाएगा। इसी तरह 2 लेंगे तो C2 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 और 6 हो जाएगा। यानी कितना का अंतर हो जा रहा है, एगो C हो जा रहा है और H2 हो जा रहा है। और H2 और C के परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है,
और H के 1 होता है, हाइड्रोजन के 1 होता है, और 1 × 2 यानी 2 कितना हो गया 14 के। और कोई भी एल्केन के यानी कोई भी समजातियों को ले लीजिए, एल्काइन के भी लीजिएगा तो 14 के अंतर होगा, या CH2 को भी कर सकते हैं, ये अंतर होती है। यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए हो, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा है यूरेनियम के आइसोटोप का उपयोग किया जाता है। तो यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, और यूरेनियम के उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और यूरेनियम हो गया, एक आपको थोरियम मिलेगा, ये भी रेडियो सक्रिय तत्व है ओ। और एक यूरेनियम है जिसका नाभिकीय रिएक्टर में भी उपयोग किया जाता है। और थोरियम के मोनाजाइट, ये भी रखेगा, मोनाजाइट एक ऐसक होती है, और मोनाजाइट इसका ऐसक होती है, और ये यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। और घेंघे के उपचार के लिए I-131 आयोडीन 131 का प्रयोग करते हैं, और कर्क रोग में C60 का प्रयोग करते हैं, C60 का प्रयोग भी करते हैं, ये भी याद रखिएगा। ये कर्क रोग मतलब कैंसर में हो गया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा एक कॉमन नंबर, अभी ग्रुप डी के आधार पर ये आपको कम से कम हर सेट में एक क्वेश्चन बनाने के मिलेगा इससे। देखिएगा बोल रहा है निम्न धातुओं में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से, आयरन यानी FeCl3 से लोहे को विस्थापित करेगा, मतलब लोहा से कोर रंगदार होगा। तो इसका रेडियो सक्रियता तत्व यानी सबसे ज़्यादा सक्रियता तत्व का एक श्रेणी होता है, याद रखिएगा। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रंगदार, उससे कम रंगदार सोडियम, उससे कम कैल्शियम हो जाएगा, उससे कम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम Fe हो जाएगा, Fe से कम जिंक हो जाएगा, Fe से जिंक से कम Fe हो जाएगा, और Fe से कम आपको Pb हो जाएगा, और Pb से कम H होगा, उसको बाद Cu हो जाएगा, फिर Ag हो जाएगा। इसको बार बार लिखिएगा तो याद हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। यानी कौन कर रहा है, आयरन को प्रतिस्थापित करता है, पोटेशियम, पोटेशियम है ये नहीं है, सोडियम नहीं, कैल्शियम नहीं, मैंने इसको से बड़ा होगा, Fe से बड़ा होगा, तो Fe से बड़ा कौन लग रहा है, जिंक को लग रहा है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टीन होगा नहीं, टीन ये सब इधर आ जाता है, इधर श्रेणी में आ जाता है। सीसा भी Pb देखिए इसको पीछे नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और सिल्वर भी है जी, हाइड्रोजन के बाद आया, वो भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन 53 के बाद देखिएगा 59 नंबर देखिएगा। 59 बोल रहा है कि अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो छवि कहाँ बनेगी। देखिएगा थोड़ा सा आपको हम समझा दें, अगर टाइम दीजिएगा तो बहुत अच्छा से समझा देंगे। एक ये उत्तल दर्पण है जिसको में ये बीच में P होता है, और ये दर्पण के बीच में ध्रुव होता है, और बीच में C होती है, और बाद में इन्फिनिटिव होता है। अब देख लीजिएगा, मान लीजिए कोई वस्तु अनंत पर है तो वस्तु F पर बनेगा और छोटा बनेगा। अगर वस्तु F और अनंत और C के बीच यानी 2 नंबर यहाँ है, तो वस्तु C और F के बीच में यानी 2 नंबर यहाँ बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर वस्तु 3 पर है तो वस्तु के बराबर ही 3 पर बनेगा, माने सेंटर पर है तो सेंटर पर ही बनेगा। अगर वस्तु 4 पर है यानी यहाँ 4 पर है तो वस्तु यहाँ सेंटर और इन्फिनिटिव के बीच बनेगा और बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। अगर वस्तु 5 पर है तो वस्तु सबसे बड़ा और अनंत पर बनेगा। अगर वस्तु यहाँ पर है P फोकस और P के बीच यानी 6ठा नंबर, तो दर्पण के सामने और सीधा बनेगा। 6ठा नंबर दर्पण के सामने यानी दर्पण के
ये तो सामने हो जाएगा, दर्पण के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा, और ये सम उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये याद रखिए, एक पर है तो यहाँ पर बनेगा एक पर, और इसका बीच में है तो दो नंबर का जगह तीन पर बनेगा। तो कहाँ बोला है? अनंत पर। अनंत पर यानी एक पर है तो बस तो एक पर बनेगा और छोटा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा, और सी पर रहेगा तो बराबर बनेगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको काम करेगा। चलिएगा अब बना लेते हैं, कौन है, कौन हो जाएगा इसको। चलिएगा इसको छोटा करते हैं, हाँ आ गया। तो बोल रहा है अनंत पर है तो वस्तु के केंद्र पर एक ही आकार का वास्तविक बने, नहीं, केंद्र पर बनेगा सी पर रहेगा, सी पर न बनेगा, ये गलत हो गया। फिर दूसरा देख लेते हैं, वक्ता केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक बनेगा, सेंटर पर बनेगा, ये भी गलत हो गया। तीसरा देख लेते हैं, तीसरा बोला केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित बनेगा, नहीं, केंद्र पर अत्यधिक बनेगा, छोटा, नहीं। चौथा बोल रहा है केंद्र और वक्ता केंद्र के बीच में बनेगा, ये भी गलत हो गया। यहाँ कह रहा है कुछ केंद्र के अनंत पर रखा जाए तो सभी एफ पर बनेगा, एफ पर कोई है नहीं। तीसरा केंद्र पर वास्तविक उल्टी अत्यधिक संकुचित होगी, केंद्र पर नहीं होगा, यानी एक भी क्वेश्चन इसका आंसर गलत है। अगर अनंत पर है तो एफ पर बनना चाहिए इसको। सी के आकार पर बनेगा, नहीं, केंद्र पर अत्यधिक अत्यधिक बड़ी, ये भी नहीं होगा। दूसरा ध्यान से देख लेते हैं फिर से, केंद्र पर वास्तविक उल्टी, ये भी नहीं बनेगा। सी और एफ के बीच वास्तविक उल्टी, ये भी नहीं बनेगा। यानी अगर उसका न रहता तो इसको हम सही मान सकते हैं कि सी और एफ के बीच बनेगा, लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि एफ पर डायरेक्ट बनेगा, यानी ये क्वेश्चन गलत हो गया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत है क्वेश्चन। C6H14 को सूत्र हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर एक कार्बन रहे तो इसको हम मीथ बोलते हैं, मीथ बोलते हैं। अगर 2 कार्बन रहे तो इसको हम ईथ बोलते हैं, और 3 गो कार्बन रहे तो इसको हम प्रोप बोलते हैं, और 4 कार्बन रहे यानी C4 रहे तो इसको ब्यूट बोलते हैं, और 5 रहे तो पेंट बोलते हैं, और 6 रहे तो हेक्स बोलते हैं, और 7 रहे तो हेप्ट बोलते हैं, और 8 रहता है तो ओक्ट बोलते हैं, और 9 रहता है तो नन बोलते हैं, और 10 रहता है तो डेक बोलते हैं, और 11 रहता है तो अनडेक बोलते हैं। कम से कम 10 तक याद रखिए। अब देख लीजिएगा, अब किसको इस सूत्र से, तो अब एक होता है एल्केन, एल्केन होता है, एक होता है एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। तो इसका होता है CnH2n+2 होता है। इसको में 2 घट जाता है, 2 घटले चल जाइए, H2n हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 2n माइनस 2n हो जाएगा ये। और फिर इसको में जाएगा CnH2n, इसको में घटा दिए -2, इसी तरह पर घटा ले चल जाइए, और एक मिलेगा एल्काइन, एल्काइन मिलेगा, इसको में CnH2n+1, बाकी सब में घटे ले चल जाइए। तो किसका पूछ रहा है, C6H4 किसका है, तो 6 देख लिए, 6 ले लिए, और 6 दूनी 12, 2 14, किसका हो गया, एल्केन ग्रुप के हो। एल्केन माने ए नहीं जुड़ेगा, तो हेक्स हो गया, हेक्स तो हो ही करता है, और उसके साथ ए नहीं जुड़ेगा, नहीं ए नहीं, हेक्सिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद 64 के बाद देखिएगा, 64 के बाद देखिएगा 68, देखिएगा इसको बहुत अच्छा समझिएगा, समझिएगा अच्छा से। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। लेकिन कहता कि जो चालक नहीं है, चालक या प्रतिरोध हो, जिसमें प्रतिरोध हो उसे विद्युतरोधी कहते हैं। लेकिन अत्यधिक कह दिया, मतलब कुछ तो कुछ है, कुछ मतलब चलकता है तो इसको प्रतिरोधक बोलते हैं, रीस्टोरर बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और उपचालक कौन, गर्म करेंगे तो रहेगा और ठंडा करेंगे तो नहीं। और चालक जिसे सोना हो गया, चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब होगा।
तो अगर कहता अगर प्रतिरोध वाला चालक कहता तो विरोधी होता, लेकिन अत्यधिक प्रतिरोध लगा दिया, मतलब कुछ चालकता है यानी प्रतिरोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिएगा 4 लड़का लगाया है, कि 1 हो जाएगा। देखिएगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाती है? तो पानी है वो एक वस्तु है, वस्तु पर ऊपर में लगाएंगे, ये उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल कहलाती है। पानी के द्वारा लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घनत्व ए का होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, घर्षण गुणांक के बिना नहीं होता। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। जय हिंद, जय भारत। नहीं, एक और। मानव मस्तिष्क में ध्वनि के अनुगूंज कितनी देर पर कायम रहती है? तो 0.1 सेकेंड होती है। 0.1 सेकेंड होती है। अगर किसी को इको सुनना है, मतलब ध्वनि परिवर्तन ना हो, तो 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। ये भी ध्यान रखिए। कितना हो जाएगा? 0.1 प्रतिस्वेदन प्रतिध्वनि कितना? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद की मैं अच्छा लगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट बताइए कैसा लगा।